आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एएस भी कहते हैं। और इसका जो अदर नेम है वो है मैरी स्टम्पर डिजीज़, जो कि इसका अदर नेम है। ये जो डिज़ीज़ है ये एक तरह का क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. So what is ankylosing spondylitis? So ankylosing spondylitis (AS) is a chronic progressive autoimmune inflammatory disorder that results in stiffness and pain of vertebral column and sacroiliac joint of the spine. So ankylosing spondylitis क्या है? ये एक तरह का chronic disease है, मीन्स ये एक तरह का लंबे समय तक होने वाली एक डिसऑर्डर है जो कि प्रोग्रेसिव भी है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वो सारे डिज़ीज़ होते हैं जो कि जो सेल्फ सेल्स होते हैं उन्हीं को एंटीजन समझ के अटैक करने लगते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होते हैं। सो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जिसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और ये जो डिज़ीज़ है वो कहाँ होता है? ये मेनली वर्टिब्रल कॉलम एंड सैक्रोइलियक जॉइंट ऑफ स्पाइन, मींस हमारे स्पाइन को अफेक्ट करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ विच कैन प्रोग्रेस टू बोनी फ्यूजन एनकाइलोसिस ऑफ द स्पाइन, मींस इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और पेन के साथ साथ फ्यूज़न भी देखने को मिलता है। मींस जो हमारे स्पाइनल बोन होते हैं उसमें ये जो गैप होता है, इसी गैप में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने के कारण ये जो गैप है वो फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये जो दोनों बोन है, वर्टिब्रा है, वो आपस में कनेक्ट मीन्स जुड़ने लगते हैं, फ्यूज़ होने लगते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं एनकाइलोसिस एंड इस वजह से इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब हम इस डिज़ीज़ के कॉज यानी कि कारण को पढ़ लेते हैं कि इस डिज़ीज़ के होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसका जो प्राइमरी कॉज है, मीन्स प्राइमरी जो कारण है वो अननोन है, मीन्स इडियोपैथिक है। और इसके जो सेकेंडरी कॉज है वो बहुत ही क्लियर है। मीन्स सेकेंडरी कॉजेज़ में क्या होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मीन्स जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये जो डिज़ीज़ होती है वो किसी पर्सन में होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा एक जीन होता है जिसका नाम है HLA-B27। HLA-B27 का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27। ये जो जीन होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट WBC को ये मैसेज देता है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं और एबनॉर्मल सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करने का मैसेज देता है इन नॉर्मल कंडीशन। बट इन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये जो जीन है वो हमारे बॉडी को गलत मैसेज देता है, हमारे जो WBCs होते हैं उनको गलत मैसेज देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन एंड पेन का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिजीज़ का डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये था इसका मेन कारण, मीन्स जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। कुछ और भी कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियल की वजह से भी ये हो सकता है, लाइक क्लेप्सिला निमोनी की वजह से भी ये हो सकता है। सो ये था इसका कॉज। अब पढ़ लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि इस डिज़ीज़ के होने की वजह से बॉडी में कौन कौन से लक्षण जो होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे मेन जो साइन सिम्टम है वो है लोअर बैक पेन एंड स्टिफनेस, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि हमारे बैक में जो डिज़ीज़ हो रही है वर्टिब्रास में डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन होगा। नेक्स्ट वन इज़ हिप पेन, बटक पेन भी होता है। जॉइंट पेन, वर्टिब्रास जॉइंट पेन भी होता है, लाइक फैसेट जॉइंट पेन एंड वर्टिब्रा जॉइंट पेन। नेक पेन भी होता है, थकावट होती है, फैटिगनेस। स्ट्रेट एंड स्टिफ स्पाइन, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एनकाइलोसिस होती है, मीन्स फ्यूज़न हो जाता है बोन का, लाइक बैम्बो लाइक स्पाइन हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, मीन्स सुबह सुबह उठते ही जो बॉडी होती है वो अकड़ी सी लगती है। स्टुप्ड पोस्चर, मीन्स आगे की तरफ झुका हुआ पोस्चर, जिसको हम काइफोसिस भी कहते हैं, काइफोसिस। एबनॉर्मल पोस्चर हो जाता है। एपेटाइट लॉस, मीन्स भूख नहीं लगती है। वेट लॉस, भूख नहीं लगने की वजह से वेट भी बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। फैटिगनेस, फीवर भी आता है। एनीमिया, खून की कमी भी होती है एंड जॉइंट पेन।
सो ये सारे जो थे वो थे साइंस और सिम्टम्स ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स को, कि हमारे पॉपुलेशन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये डिज़ीज़ अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एज। मीन्स ये जो डिज़ीज़ होती है वो मोस्टली 80% पीपल में अंडर 30 एज ऑफ ग्रुप को अफेक्ट करती है। जेंडर में ये जो डिज़ीज़ है मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है देन फीमेल्स को। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये डिज़ीज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जेनेटिक्स एक तरह का रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने HLA-B27 की एबनॉर्मेलिटी के बारे में आपको डिस्कस किया है। इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से भी हो सकता है, या तो फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को पहले से ये डिज़ीज़ हो रखी है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये डिज़ीज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब पढ़ लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस इज़ वेरी क्लिनिकल। सबसे पहले पेशेंट का हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद हम पेशेंट का इमेजिंग स्कैन कराते हैं, लाइक CT स्कैन, एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हमें बैम्बू लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है। MRI स्कैन कराते हैं और CT स्कैन कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ HLA-B27 जीन, जिससे हमें कंफर्म होता है कि किसी पर्सन को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है। अब पढ़ लेते हैं इसके मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट में बहुत ही क्लियर है कि मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट में आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, DMARDs डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मसल रिलैक्सेंट एज वेल एज। सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है काइफोप्लास्टी, बिकॉज इसमें जो होता है काइफोसिस देखने को मिलता है। सो उसी से रिलेटेड एक सर्जिकल मैनेजमेंट आता है जिसका नाम है काइफोप्लास्टी। एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम ROM एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को, और साथ ही साथ उसके रेंज ऑफ मोशन को अचीव कराते हैं। एंड पेन को कम कराने के लिए कुछ मशीनें जो होते हैं वो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में भी लगते हैं, लाइक TENS एंड US एंड SWD। तो ये था इसका मैनेजमेंट। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और आप लोगों को अगर इस लेक्चर या पुराने लेक्चर या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।